हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एमडी शहजाद और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल शहजाद स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे, है ना, जो आपकी क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग वही कंटेंट लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाला है ना दोस्तों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से दोस्तों मिलाकर के सभी प्रश्न है इसमें, ठीक है ना। और दोस्तों, साइंस की बात किया जाए या फिर हिंदी हो या फिर संस्कृत, ठीक है ना, यह सभी प्रश्न दोस्तों आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, है ना दोस्तों। साइंस का और संस्कृत और हिंदी का तीनों का आपको सोशल साइंस का भी इसमें मिलेगा वीडियो देखने को, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। दोस्तों, एक शायरी के साथ हम मोटिवेट करते हैं आप लोगों को कि जंग लड़ने के लिए उमंग होनी चाहिए। जंग लड़ने के लिए उमंग होनी चाहिए। मेहनत के पसीने में दम होनी चाहिए। कि मेहनत के पसीने में दम होनी चाहिए। अगर करनी है आपको क्लास 10th की तैयारी, कि अगर करनी है आपको क्लास 10th की तैयारी, तो हमारी एक और वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है दोस्तों। पहला सवाल कह रहा है दोस्तों कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बहुत ही मस्ट विषय प्रश्न है दोस्तों। यह सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है ना दोस्तों। कहा गया है कि दोस्तों परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपको बताए थे दोस्तों कि आपतन कोण बराबर जो होता है दोस्तों, परावर्तन कोण होता है, यही इससे निर्धारित होता है ना दोस्तों। साइन आई बटे साइन आर आप लोग तो पढ़े होंगे दोस्तों। यह किसका नियम होता है? तो स्नेल का नियम होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग उस चीज को समझिए कि आई जो होता है यानी कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के कैसे बराबर में होता है। दोस्तों, कोण की बात किया जाए दोस्तों, तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक सतह है। क्या है दोस्तों? एक सतह है ना। यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है ना दोस्तों। प्रकाश की किरणें आती है, यहाँ से टकरा करके वापस लौट जाती है ना दोस्तों। वापस लौट जाती है और बीच में डाला हुआ लंब है दोस्तों, उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब बोलते हैं। जो किरण आया दोस्तों उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतित किरण। और दोस्तों, जो किरण गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, है ना दोस्तों। परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये बीच में डाला गया लंब है दोस्तों, उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिलंब बोलते हैं। दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में डाला गया कोण को आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को कहते हैं क्या दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कोण होते हैं दोस्तों, एक आई होता है और एक आर होता है, ठीक है ना। तो आई को क्या कहते हैं? तो आई को कहते हैं आपतन कोण, आर को कहते हैं परावर्तन कोण, है ना दोस्तों। दोस्तों, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है दोस्तों। जितना आई का मान होगा उतना किसका मान होगा दोस्तों? तो आर का मान होगा। इसलिए कहा जाता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। दोस्तों, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है ये पूछा गया है ना दोस्तों। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग उदाहरण है ना दोस्तों। क्या उदाहरण है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। सवाल कह रहा है कि दर्पण, क्या है दोस्तों? दर्पण के सामने में किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों सीधा होता है तो वह दर्पण है। दोस्तों, दर्पण के सामने में कितनी भी दूरी पर दोस्तों
और किसी भी दूरी पर स्थित दोस्तों क्या रखा हुआ तो वस्तु, ठीक है ना, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे रहा है तो वह दर्पण कौन होगा। दोस्तों जाहिर सी बात है कि हम लोग डेली क्या करते हैं कि आईना में शक्ल देखते हैं अपना, तो कौन से दर्पण में देखते हैं दोस्तों, तो समतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, समतल दर्पण होगा, ठीक है ना। समतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों कि सीधा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों, सीधा बनता है ना दोस्तों। और उत्तल की बात किया जाए दोस्तों, तो उत्तल में भी सीधा प्रतीत होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में दोस्तों बाहर की तरफ से कलई किया हुआ रहता है, अंदर की तरफ से परावर्तक सतह होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर। बाहर की तरफ से दोस्तों क्या होता है ना कि बाहर की तरफ से उभरा हुआ रहता है, अंदर की तरफ से उभरा हुआ रहता है और बाहर की तरफ से क्या होता है तो परावर्तक सतह होता है। लेकिन अवतल में क्या होता है दोस्तों कि अंदर की तरफ से क्या होता है दोस्तों, परावर्तक सतह होता है, बाहर की तरफ से उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। दोस्तों हम इस चीज को बार बार आप लोगों को साथ बताए हैं दोस्तों कि अगर दोस्तों सबसे अधिक बोला जाए तो हमको ऑप्शन देखना होगा, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में दोस्तों हवा और निर्वात दोनों हैं तो इसमें से कंपेयर करके हमको बताना होगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों निर्वात में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर होती है, कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर। और वायु में भी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन बात यहाँ पे है दोस्तों कि जो हवा में प्रकाश की चाल होती है ना दोस्तों, तो वह निर्वात से क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में दोस्तों दोनों रहे तो हम लोग निर्वात में टिक मारेंगे, और निर्वात नहीं रहे तो हवा में यानी वायु में टिक मारेंगे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों अपवर्तनांक का बात किया जाए तो अपवर्तनांक हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, किसका होता है दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है भैया वह सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। कितना होता है तो 2.42 होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि दोस्तों किसी चुंबक में क्या दोस्तों किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त हो करने हेतु दोस्तों बिंब यानी वस्तु का उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए। दोस्तों किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो वस्तु को कहाँ पर उत्तल लेंस के सामने में रखा जाए जो समान आकार का प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों वक्रता केंद्र पर रखना होगा। कहाँ पे रखना होगा दोस्तों, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना होगा, तभी समान आकार का प्राप्त हो सकता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों एक उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों, तो किनारे की अपेक्षा जो होती है ना दोस्तों, तो वह बीच में मोटा होता है। कैसा होता है दोस्तों, मोटा होता है ना दोस्तों। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि किनारा में क्या है दोस्तों, पतला है, और बीच में क्या है, मोटा है। तो यानी किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है दोस्तों, मोटा है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। दोस्तों कहा गया है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बना सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा नहीं दोस्तों, क्या बोला गया है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक कहने का मतलब आभासी होता है, ठीक है ना दोस्तों। काल्पनिक कहने का मतलब आभासी होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अवतल दर्पण में दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना दोस्तों। और वास्तविक प्रतिबिंब मतलब क्या होता है दोस्तों, वास्तविक मतलब उल्टा, और काल्पनिक मतलब सीधा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है दोस्तों, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है ना। 10 के पावर -10 मीटर होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि दोस्तों सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए स्पष्ट सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहने का मतलब कम, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि किसी भी वस्तु को पढ़ने के लिए कितना सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, सब कम से कम दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों, 25 सेंटीमीटर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भैया अगर आप लोग इसका टिक लगाते जा रहे हैं दोस्तों तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि
यहाँ पर दोस्तों आप लोग सेट मारने के ख्याल से भी बैठे हुए हैं ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि मानव नेत्र में किस प्रकार का दोस्तों लेंस पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि मानव नेत्र हो या फिर कैमरा हो, ठीक है ना, दोनों में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है भैया? उत्तल लेंस होता है ना दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न पढ़ने की प्रयास करते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, आँख का व्यवहार होता है दोस्तों, आँख का व्यवहार होता है, कैसा होता है दोस्तों? किसकी तरह होता है? तो उत्तल लेंस की तरह। दोस्तों अभी अभी हमने बताया आप लोगों को कि आँख जो व्यवहार करता है दोस्तों उत्तल लेंस की तरह, या फिर कैमरा भी होता है, उसमें भी कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस ही लगा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। दोस्तों बहुत ही मस्ट विवेक प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना दोस्तों। कह रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? तो आइरिस या फिर परितारिका नियंत्रित करता है। कौन करता है दोस्तों? आइरिस या फिर परितारिका। आइरिस परितारिका का ही दूसरा नाम है ना दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत मस्ट विवेक प्रश्न आ गया है आपके सामने में दोस्तों, जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इसको आप लोग 3 स्टार वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत मस्ट विवेक प्रश्न है। दोस्तों सवाल कह रहा है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन को बनाता है। दोस्तों एक कूलाम आवेश जो है वह कितने प्रोटॉन को बनाता है दोस्तों? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 प्रोटॉन को बनाता है, प्रोटॉन से बनता है, ठीक है ना दोस्तों। कहा गया है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है। तो दोस्तों 6.25 गुने 10 के पावर 18 प्रोटॉनों से बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है? तो एक कूलाम विद्युत आवेश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों किस उपकरण में धन यानी प्लस, ठीक है ना दोस्तों, और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों आपको बता दें कि कुंडली में दोस्तों प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। जिस तरीके से देखते होंगे आप लोग दोस्तों बैटरी में, क्या चीज में? बैटरी में देखते होंगे तो एक तरफ से माइनस होता है, एक तरफ से प्लस होता है, ठीक है ना। लेकिन कुंडली में ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ना प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है 15 नंबर सवाल है दोस्तों कि किसी बल्ब है दोस्तों, बल्ब मतलब आप लोग समझते होंगे दोस्तों, किसी बल्ब से 1 मिनट में दोस्तों 60 कूलम आवेश प्रभावित होते हैं। कितना होता है दोस्तों? 60 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा का मान होगा। दोस्तों यह जो प्रश्न है दोस्तों 2015 में पूछा गया है दोस्तों, और 2025 के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना दोस्तों। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि यह जो 1 मिनट है उसको 60 सेकंड हम लोग बोलते हैं। कितने बोलते हैं दोस्तों? 60 सेकंड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों टाइम दिया हुआ है हमको कितना? 60 सेकंड दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है दोस्तों? विद्युत धारा। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटे कूलाम होते हैं, ठीक है ना। आवेश बटे दोस्तों कूलाम बटे आवेश होता है, ठीक है ना। तो क्यू बटे टी लिख दिया आई बराबर, ठीक है ना दोस्तों। तो क्यू का मान कितना दिया हुआ दोस्तों? दोस्तों क्यू का मान दिया हुआ है 120, ठीक है ना। और टाइम दिया हुआ 60 सेकंड, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर काटते हैं तो 2 निकलता है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना दोस्तों। 2 एम्पियर इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि दोस्तों बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों बैटरी से किस प्रकार की धारा जो है सो प्राप्त होती है, ठीक है ना। दोस्तों डीसी धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा दोस्तों? दृष्ट धारा प्रवाहित होती है, डीसी, ठीक है ना दोस्तों। डीसी करंट बैटरी से निकलता है, और विद्युत धारा से दोस्तों परावर्तित धारा से कौन सा करंट निकलता है? तो एसी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों किसी क्षण चुंबक के अंदर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। दोस्तों क्या दोस्तों किसी क्षण दोस्तों क्या है, किसी क्षण चुंबक के अंदर दोस्तों किसी चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दोस्तों, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। कौन से ध्रुव की ओर दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है ना दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए दोस्तों प्रायः किस प्रकार के क्षण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए दोस्तों प्रायः किस प्रकार के क्षण का उपयोग किया जाता है, तो नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों, नर्म लोहा का ही उपयोग किया जाता है ना भैया। 18 का कौन राइट आंसर होगा दोस्तों, 18 का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों कह रहा है, दोस्तों सवाल कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज दोस्तों किसने किया था। दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था दोस्तों, तो ऑस्टेंट ने किया था। कौन किया था, ऑस्टेंड ने किया था, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही मस्ट बीबीआई सवाल है दोस्तों कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। कौन किया था दोस्तों, ऑस्टेंड ने किया था। कौन किया था, ऑस्टेंड ने किया था, है ना दोस्तों। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है सवाल दोस्तों, किसी चुंबक धारावाही प्रणाली सीधी प्रणाली का दोस्तों सीधी लंबी प्रणालिका के भीतरी दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है। दोस्तों तो सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्या होती है दोस्तों, सभी बिंदुओं पर समान होती है, ठीक है ना। यहाँ पे उपकरण है दोस्तों, अगर चलेगी तो सभी बिंदुओं पर क्या होगी, एक समान चलेगी, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 21 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों। सवाल क्या आ रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों आवश्यक है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, तो यूरेनियम दोस्तों बहुत अति आवश्यक है, ठीक है ना। कौन सी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियस जो है दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों यह सवाल 2013 और 24 में पूछा गया है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। दोस्तों यानी कि इस ऑप्शन में से सबसे उत्तम जो है, यानी सबसे अच्छा जो है वह ऊर्जा क्या है दोस्तों, तो बायोमास जो है ना दोस्तों सबसे उत्तम ऊर्जा है, ठीक है ना दोस्तों। उत्तम ऊर्जा कौन है दोस्तों, तो बायोमास है। यह सवाल 2019 के एग्जाम में आपके पूछा गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मस्ट बीबीआई ये सवाल देख लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है आपका दोस्तों, कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, तो प्राकृतिक गैस जो होता है ना सबसे अच्छा ऊर्जा होता है, ठीक है ना दोस्तों। प्राकृतिक के द्वारा ऊर्जा मिलता है वह सबसे अच्छा स्रोत होता है ना। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है दोस्तों जो क्या होता है दोस्तों, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरल से सुलभ हो जाता है, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करता है, जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो। दोस्तों इसमें से दोस्तों इसमें क्या होगा, जिसमें सभी गुण हो, यानी कि जो जिसमें जिसमें ये सभी गुण हो ना दोस्तों वह क्या कहलाएगा, तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा। जिसमें दोस्तों सरल ऊर्जा क्या दोस्तों सरलता से सुलभ हो सके, ये भी होना चाहिए। जो दोस्तों प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी होना चाहिए दोस्तों। जिसका भंडारण तथा दोस्तों परिवहन आसान हो, ये भी होना चाहिए। यानी उत्तम ऊर्जा का स्रोत में ये सभी कंडीशंस होने चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें ये सभी गुण हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। दोस्तों सवाल कहा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों चीनी का और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र दोस्तों आप लोगों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये चीज को आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों सवाल क्या रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। कितना होता है दोस्तों, C12H22O11 होता है। वहीं दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र पूछ दिया जाएगा दोस्तों, तो C6H12O6 होता है। कितना होता है दोस्तों, C6H12O6 होता है ना। इस चीज को आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र भला किसको नहीं पता है। H2SO4 जो होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है ना दोस्तों, H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, डॉट 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 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है दोस्तों भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग होता है दोस्तों भूरा रंग का होता है। कैसा रंग होता है दोस्तों, भूरा रंग का होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जब सोडियम डाइऑक्साइड, क्या दोस्तों, जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है दोस्तों तो कौन सा उत्पाद बनाता है दोस्तों। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों जिंक जिंक से जब अभिक्रिया करता है दोस्तों तो कौन सा उत्पाद बनाता है दोस्तों, तो NO2 प्लस में दोस्तों H2 बनाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है दोस्तों। लिटमस विलियन जो होता है दोस्तों वह कैसा होता है, बैंगनी रंजक होता है जिसके निकाला जाता है दोस्तों। तो क्या निकाला जाता है, तो लाइकेन दोस्तों उसमें से निकाल लिया जाता है। क्या निकाला जाता है दोस्तों, लाइकेन निकाला जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्या रहा है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, क्या दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट के जलिए घोल में दोस्तों मिथाइल ऑरेंज को दोस्तों घोला जाए पर घोल का रंग दोस्तों परिवर्तन होकर कैसा हो जाएगा दोस्तों। मिथाइल ऑरेंज क्या सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल को दोस्तों मिथाइल ऑरेंज के साथ दोस्तों मिलाया जाए या फिर घोला जाए तो घोल का रंग परिवर्तित यानी बदल कर कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, पीला हो जाएगा, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है दोस्तों। ब्रोमीन जो है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। कौन है दोस्तों, अधातु है, धातु नहीं है दोस्तों, अधातु है, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु का चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दोस्तों निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम को दोस्तों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। Na होता है सोडियम का संकेत, ठीक है ना दोस्तों, Na। और परमाणु संख्या होती है कितना दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें, 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील होती है। दोस्तों निम्न में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है दोस्तों, तो Fe यानी कि आयरन होता है। कौन होता है दोस्तों, आयरन होता है, ठीक है ना, रिसोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 34 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है दोस्तों। अमोनिया में दोस्तों कितना होता है, तो 1:3 होता है। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, NH3 अमोनिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है दोस्तों। अपरूप पूछा गया है दोस्तों, तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन जो है दोस्तों अमोनिया का अपरूप है, ठीक है ना दोस्तों। अमोनिया का अपरूप कौन कौन है दोस्तों, तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन जो है दोस्तों अमोनिया अमोनिया का अपरूप है ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कार्बन है दोस्तों, बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। यह आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना दोस्तों, कि कार्बन जो है दोस्तों वह क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। क्या दोस्तों, अधातु है, न धातु है, न उपधातु है, न मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों, तो अधातु है, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में दोस्तों अष्टक सिद्धांत दिया गया है। दोस्तों कहा गया है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में दोस्तों अष्टक सिद्धांत दिया गया है, तो क्या दोस्तों, न्यूलैंड्स
द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? न्यूलाइट्स द्वारा दिया गया है। दोस्तों यह सवाल सीधे सीधे बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है ना दोस्तों। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, किनके द्वारा? तो न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया है। सीधा से बीपीएससी के एग्जाम में यह सवाल देखने को मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सिलिकॉन एक है दोस्तों। सिलिकॉन एक क्या है दोस्तों? तो उपधातु है। क्या दोस्तों? कार्बन अधातु है और सिलिकॉन दोस्तों जो है सो उपधातु है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अधातु आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। दोस्तों अधातु जो होती आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती थी? तो कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है, ठीक है ना दोस्तों। 7 होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों यह बायोलॉजी से क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वपोषी जो है वह पोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो पूर्ण हरित आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक है ना। यानी इनमें से सभी आवश्यक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि जिसकी उपस्थिति, दोस्तों सवाल है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बहुत ही मस्ट बी वाला प्रश्न है दोस्तों कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है वह हरा होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्लोरोफिल के कारण दोस्तों पौधे का रंग जो होता है वह हरा होता है या फिर पूर्ण हरित हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है? तो किसके कारण? तो पूर्ण हरित के कारण या फिर क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पौधे का रंग जो होता है दोस्तों वह हरा हो जाता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बहुत ही मस्ट बी वही प्रश्न है दोस्तों। ये हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? स्पर्शक जो है ना दोस्तों हाइड्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? तो C6H12O6 अभी अभी बताए थे हम लोग दोस्तों। ये C6H12O6 जो है वह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना दोस्तों। यह दोनों दोस्तों चीनी हो या फिर ग्लूकोज, इसमें से दोस्तों आप लोगों को एक नंबर तो जरूर मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों में से कोई एक तो जरूर पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अमीबा क्या है दोस्तों? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है दोस्तों? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है दोस्तों? तो अंतग्रहण पोषण होता है। कैसा होता है दोस्तों? अंतग्रहण पोषण होता है, ठीक है ना। किसमें? तो अमीबा में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 45 नंबर सवाल है दोस्तों। दोस्तों अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को शेयर नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को मजा नहीं आ रहा है, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। दोस्तों अपना सवाल है अगला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों हरे पौधे में होती है। किसमें होती है दोस्तों? हरे पौधे में होती है। किसके द्वारा होती है दोस्तों? तो सन यानी सूरज के द्वारा होता है, ठीक है ना। सूर्य की रोशनी के द्वारा होता है, प्रकाश की रोशनी के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? दोस्तों अमीबा जो है अपना भोजन है कैसे बनाता है या फिर कैसे पकड़ता है? तो दोस्तों कुटपात के द्वारा पकाता है। किसके द्वारा दोस्तों? कुटपात के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है या फिर पकाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन स्क्रीन पे दोस्तों कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है दोस्तों? तो लाइपेज। दोस्तों लाइपेज जो होता है ना वो वसा पे क्रिया करता है। किस पे क्रिया करता है दोस्तों? वसा पे क्रिया करता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइपेज। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही मस्ट बी प्रश्न है दोस्तों। कहा जा रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। बहुत बार पूछा गया दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है ना।
आगे है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृतजीवी विधि पाई जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। दोस्तों, यहाँ पर 50 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों 50 कदम आगे बढ़ चुके हैं हम लोग ना। दोस्तों आगे सवाल कह रहा है कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है दोस्तों क्षारीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है ना। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है दोस्तों, वह प्राय कैसी होती है, तो क्षारीय होती है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोग साइंस का सॉल्व कर चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पहले से आते रहे होंगे। और दोस्तों चैनल पे नए होंगे ना दोस्तों, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सोशल साइंस का जो प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करते हैं ना दोस्तों। हम आपको पहले बता दिए थे दोस्तों कि यहाँ पर साइंस के सवाल बहुत सारे हैं जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। साइंस का सवाल 50 खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब सोशल साइंस की बारी आती है। किसकी बारी आती है दोस्तों? सोशल साइंस की बारी आती है ना दोस्तों। चलिए सोशल साइंस के प्रश्न भी दोस्तों बहुत जोरदार शानदार तरीके से दोस्तों हम लोग समझने और दोस्तों आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों फटाफट से और लाइक कर दीजिए दोस्तों। लाइक की संख्या बहुत कम नजर आ रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका सोशल साइंस का पहला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तो निरंकुश शासन कारण था, ठीक है ना दोस्तों। तीन क्रांति हुआ था दोस्तों, एगो 1789 नवासी में हुआ था और एगो हुआ था दोस्तों 1830 में और एक हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था, है ना दोस्तों। तीन क्रांति हुए थे जिसके नाम एक का नाम था दोस्तों निरंकुश शासन हुआ था। तीन बार हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1789 और 1830 और 1848 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस क्लास को ज्यादा जल्दी से खत्म करने की प्रयास करते हैं दोस्तों, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच गया है और ज्यादा पढ़ना है ना दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना दोस्तों क्या दोस्तों वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी दोस्तों? तो पूर्व वंश के द्वारा दोस्तों फ्रांस में स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था दोस्तों? समाजवादी भावना का उदय दोस्तों किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी दोस्तों पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष पर था दोस्तों? चरमोत्कर्ष पर था कौन सा? तो औद्योगिक क्रांति था। कौन था दोस्तों? औद्योगिक क्रांति था, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि दोस्तों क्या कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर दोस्तों का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। किसका दोस्तों? अंकोर वाट मंदिर के द्वारा। दोस्तों अंकोर वाट मंदिर में कौन सा भगवान रहते हैं? तो विष्णु भगवान, ठीक है ना दोस्तों। विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अभी अभी बताया दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर जो है दोस्तों उसमें विष्णु भगवान रहते हैं, ठीक है ना। और अंकोर वाट का मंदिर जो है दोस्तों वह कम्बोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कम्बोडिया में स्थित है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रवाद को दोस्तों उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद का दोस्तों उदय का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध असंतोष, ठीक है ना दोस्तों। अंग्रेजी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध दोस्तों असंतोष जो था दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था दोस्तों? ब्रह्मा समाज की स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन ने किया था, ठीक है ना। चलिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय थे। ठीक है ना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल के दौरान हुई थी? दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत दोस्तों किसके शासन के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल के दौरान हुआ था। किसका दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह सवाल 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट वीवीआई होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देखिए। दोस्तों सवाल क्या आ रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1905 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही मस्त वीवीआई है दोस्तों। अगला सवाल है कि दोस्तों गोलघर का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों 1786 में दोस्तों गोलघर का निर्माण हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। गोलघर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पटना में गोलघर स्थित है। कहाँ दोस्तों? पटना में गोलघर स्थित है। ठीक है ना, पटना कहाँ दोस्तों? तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से दोस्तों एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो दोस्तों रेशम मार्ग से दोस्तों क्या चीज का होता था दोस्तों? तो यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है ना, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था किस मार्ग के द्वारा? तो रेशम मार्ग के द्वारा। ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों पहले विश्व बाजार के रूप में दोस्तों कौन सा शहर उभर आया था? दोस्तों तो पहले विश्व बाजार के रूप में दोस्तों कौन सा शहर उभर कर आया था दोस्तों? तो एलेक्जेंड्रिया देश था ना दोस्तों, वह उभर कर बाहर आया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस पात्र का संपादन किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था दोस्तों? तो यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। ठीक है ना, हरिजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है कि किस पत्र के क्या है दोस्तों रंतोरात दोस्तों वर्नेकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए दोस्तों अपनी भाषा बदल दी थी? तो कौन सा दोस्तों? तो अमृत बाजार पत्रिका का। ठीक है ना दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका से दोस्तों बचने के लिए क्या किया था? रातों रात दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए दोस्तों क्या किया था? अपनी भाषा को ही बदल दी थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था ना, क्या कह रहा है दोस्तों? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में दोस्तों झारखंड राज्य का दोस्तों गठन हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। दोस्तों सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है कि संविधान कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति या फिर स्थान के आधार पर दोस्तों किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? दोस्तों तो अनुच्छेद 15 के तहत दोस्तों संविधान अनुच्छेद 15 के तहत धर्म वंश जाति या फिर स्थान के आधार पर दोस्तों किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध करता है, मना करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1959 में हुआ था। ठीक है ना, अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि संघ सरकार का उदाहरण है दोस्तों, संघ सरकार का उदाहरण दोस्तों कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है ना, अपना आप मतलब कहने का मतलब है दोस्तों अपना भारत में दोस्तों कौन सा सरकार है दोस्तों? महागठबंधन का सरकार है या फिर किसकी सरकार है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों वर्ष 1975 भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? दोस्तों वर्ष यानी कि साल 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो देश के अंदर असफलता लागू हुआ था इसके लिए जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, सॉरी दोस्तों, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए जाना जाता है 1975। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध दोस्तों जाना क्रोश किस दशक से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो 1970 के दशक से प्रारंभ होता है। ठीक है ना,
अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है दोस्तों। तो आशिक जो होते हैं ना दोस्तों, अशिक्षा जो होता है ना दोस्तों, वह लोकतंत्र में दोस्तों बाधा बनते हैं, ठीक है ना। शिक्षित होंगे तभी तो बोल पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, और अपना अधिकार मांग सकेंगे। अगर अशिक्षित होंगे तो नेता लोग तो बुड़बक बनाते ही रहेंगे दोस्तों, और हम लोग बुड़बक बनते ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं दोस्तों पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पढ़िएगा तभी तो आगे बढ़िएगा ना। दोस्तों अगला सवाल है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति क्या दोस्तों उत्तरदायी होती है। दोस्तों लोकतंत्र में सरकार जो होती है वह किसके प्रति दोस्तों उत्तरदायी होती है। तो जनता के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। जनता अगर पूर्वक रहेगी तो नेता लोग तो पूरा खा जाएगा जनता को, ठीक है ना। इसलिए शिक्षित बनिए दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र की असफलता निर्भर करती है। दोस्तों असफलता और सफलता दोनों है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता कब निर्भर करती है दोस्तों। तो नागरिक की दोस्तों पूर्ण विवेक भागिता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं भैया। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, ठीक है ना दोस्तों, लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी प्रतिशत थी दोस्तों। तो 10% थी, ठीक है ना दोस्तों। 10% महिला की भागीदारी थी। कब कब थी दोस्तों। तो 15वीं सदी से पहले थी, ठीक है ना। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले था। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि उपभोक्ता आंदोलन का क्या दोस्तों प्रवर्तक किसको माना जाता है दोस्तों। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है दोस्तों। तो रफल नादर को माना जाता है, रफल नादर को माना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि किसी वस्तु क्या दोस्तों, किसी वस्तु का दोस्तों ग्राहक क्या दोस्तों, किसी वस्तु का ग्राहक जो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों। उपभोक्ता कहा जाता है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ है। दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ क्या है दोस्तों। व्यापार या फिर पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, यह कहलाता है क्या दोस्तों। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि वैश्वीकरण को कहा जाता है। दोस्तों वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों। भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके बचते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि इनमें रोजगार का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों कृषि रोजगार का क्षेत्र है, सेवा भी रोजगार का क्षेत्र है, उद्योग भी, लेकिन जमीन जो है ना दोस्तों वह रोजगार का क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान से रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है किसमें। तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों वित्तीय संसाधन पूरा करते हैं। दोस्तों वित्तीय संसाधन जो है वह पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं दोस्तों। तो ऋण संबंधित जरूरतें जो है वह पूरा करते हैं। कौन करते हैं। तो वित्तीय संसाधन पूरा करते हैं, संस्थान पूरा करते हैं, ठीक है ना। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधित जरूरतें, ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों सरकारी वित्तीय क्या दोस्तों, सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है दोस्तों। सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों। तो साहूकार नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। साहूकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है प्लास्टिक मुद्रा है। दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा क्या है। तो एटीएम जो है दोस्तों वह प्लास्टिक मुद्रा है। मुर्दा नहीं दोस्तों, हाँ मुर्दा है दोस्तों। क्या है दोस्तों। मुद्रा है, क्या है। मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा, मुद्रा क्या है दोस्तों। एटीएम है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, क्या रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का दोस्तों श्रेय मुद्रा को ही को ही है दोस्तों। आधुनिक युग के प्रगति दोस्तों, प्रगति का श्रेय कौन है दोस्तों। तो मुद्रा को ही है, ठीक है ना। यह कथन किनका है दोस्तों। तो मार्शल का था। किनका था दोस्तों। मार्शल का थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है दोस्तों। तो विकसित देश कहलाती है, ठीक है ना। विकसित राज्य कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल के
अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है दोस्तों। ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है दोस्तों। तो ब्रिटेन जो है दोस्तों अब हम लोगों से क्या है बहुत आगे है, ठीक है ना दोस्तों। वह दोस्तों बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग 5G के जमाना में जी रहे हैं, वो 10G के जमाना में जी रहा है। इतना आगे विकसित हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा गया है दोस्तों। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों यहाँ से 10 प्रश्न बचते हैं आपको, और उसके बाद दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों सवाल है कि इनमें कौन से देश से क्या दोस्तों, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। मिश्रित मतलब मिक्स, ठीक है ना दोस्तों। गठबंधन वाला तो भारत में है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। हमने इसे पिछले बार बताया था दोस्तों कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि अपने भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को हम बता चुके हैं इकोनॉमिक्स में। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं दोस्तों। देश में टोटल 7 आर्थिक क्षेत्र जो है वह ज्यादा विकसित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है दोस्तों। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पंजाब और बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल में विकसित है, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों भारत में सकल, क्या दोस्तों, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान दोस्तों कितना प्रतिशत है। तो 19.5% है। कितना दोस्तों, 19.5% है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों कृषि कार्य में लगी हुई है। तो दोस्तों 53.8%। कितना दोस्तों, 53.8% जो दोस्तों है ना आदमी आबादी, वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों कृषि में ही लगी हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कोयला किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है दोस्तों। सौर सौर ऊर्जा जो है वह कैसा संसाधन है दोस्तों। तो वह कैसा संसाधन है, तो पूर्ति योग्य संसाधन है, ठीक है ना दोस्तों। वह क्या दोस्तों जितना जरूरत होता है उतना पूरा कर देता है, ठीक है ना। अगर कम भी हो गया, खत्म भी हो गया दोस्तों, तो वह पुनः यानी फिर से दोस्तों क्या करता है, पूरा कर देता है, ठीक है ना। इससे क्या पूर्ति योग्य भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों। प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं है। क्या दोस्तों, प्राकृतिक आपदा जो है वह आतंकवाद नहीं है, क्योंकि दोस्तों सुनामी प्राकृतिक के द्वारा प्राकृतिक घटना है, बाढ़ जो है प्राकृतिक घटना है, भूकंप प्राकृतिक घटना है, लेकिन आ, आतंकवाद जो है दोस्तों प्राकृतिक घटना नहीं है। वो कोई भी आतंकवाद बंद कर सके दोस्तों, वह अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन यहाँ से बचते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन मानव जाति आपदा है दोस्तों। मानव जाति आपदा कहने का मतलब दोस्तों मानव के द्वारा निर्मित हो, ठीक है ना। मानव कर सकता है दोस्तों। मानव जाति आपदा दोस्तों आतंकवाद हो सकता है, महामारी हो सकता है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, ठीक है ना। इनमें से उपयुक्त सभी यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लास्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे, सुनामी का प्रमुख कारण है दोस्तों। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। तो समुद्र में भूकंप का आना, या क्या कारण है दोस्तों। तो प्राकृतिक घटना है, या फिर कह सकते हैं सुनामी का प्रमुख कारण है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर 49 क्वेश्चन सोशल साइंस का खत्म हुआ, ठीक है ना दोस्तों, और साइंस का 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल दोस्तों मिला करके कितना हो गया दोस्तों, आप लोगों को कह दे कि 99 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को समाप्त हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर वीडियो को करते हैं द एंड, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपनी क्लास 10 की तैयारी दोस्तों आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से कीजिए। हम तो यही आशा करेंगे दोस्तों जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अब क्लास 10 की तैयारी आप लोगों को जोरदार तरीके से कर देना चाहिए, ठीक है ना। टाइम नहीं बचा है दोस्तों, तो आप लोग मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।